Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to start a new unit 2, and the unit's name is food and shelter. From this unit we are going to start a new chapter number 9, that is shelter. आज का जो चैप्टर है बेटा शेल्टर का मीनिंग होता है निवास यानी कि रहना। हम किसी जगह पर निवास करते हैं, हम किसी जगह पर रहते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं। तो वो घर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, घर हमें किन किन चीज़ों से बचाता है, और डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से हाउसेस होते हैं, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैसे कैसे घर होते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को पढ़कर। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आपका ये चैप्टर पढ़ना। वी लिव इन ए हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म्स। हम एक घर में इसीलिए रहते हैं क्योंकि यह हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करना यानी कि हमें बचाता है। किससे बचाता है? हीट से यानी कि गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, रेन बारिश से, एंड स्टॉर्म्स यानी कि तूफान से। जब भी आंधी आती है तो हम क्या करते हैं, हम घर के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से घर हमें गर्मी से बचाता है, ठंडी से बचाता है, बारिश से और आंधी तूफान से बचाता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस। घर कई तरह के होते हैं। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज इन क्लास 1। क्लास 1 में आप सबने जो कच्चा हाउसेज होते हैं और जो पक्के हाउसेज होते हैं यानी कि कच्चे घर और पक्के घरों के बारे में पढ़ा था। जो कच्चे घर होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो मिट्टी के बने होते हैं। उनमें मटेरियल क्या होता है? उनमें मटेरियल होता है वुड होता है, मड, और जो ड्राई ग्रास होती है, स्ट्रोज होती हैं, घास की जो पतली पतली जो नलियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और जो पक्का हाउसेस यानी कि जो पक्के घर हैं, पक्के घर किससे बने होते हैं? पक्के घर बने होते हैं बेटा सीमेंट, ब्रिक, आयरन रोड्स। तो इस तरह से जो मटेरियल जो ये यूज होता है ये पक्के घरों में होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस। टाइप्स ऑफ हाउसेस जो ये टॉपिक है आपका, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पक्का हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज बंगलोज एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। जो पक्के घर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि बंगलो और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। बंगलोज कैसे होते हैं? ए बंगलो इज ए हाउस विद ओनली वन फ्लोर। जो एक बंगलो होता है उसमें सिर्फ एक ही फ्लोर होता है, यानी कि उसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है। ठीक है, आप इस पिक्चर में देखो, ये पिक्चर है एक बंगलो की। इस बंगलो के ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी घर होता है उसको हम बंगलो कहते हैं, और ये एक तरह का पक्का हाउस होता है, यानी कि ये पक्का घर होता है। ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हैज मैनी फ्लोर्स विद सेवरल हाउसेज ऑन ईच अदर। और जो मल्टी स्टोरीड जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, और इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं उसके। हो सकता है किसी एक बिल्डिंग में 50 फ्लोर्स तक भी घर हो सकते हैं, और हर फ्लोर पे एक घर हो सकता है, 2 घर हो सकते हैं। तो इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप इस पिक्चर को देखो, ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। ठीक है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद एक फ्लोर यहाँ पर है, कुछ घर यहाँ होंगे, नेक्स्ट फ्लोर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक एक फ्लोर होते हैं और उनमें कई कई घर होते हैं। एक घर हो सकता है एक फ्लोर पे, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो उनका अपना एक डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है उसमें बहुत सारे घर होते हैं बेटा, और जिनको आजकल हम फ्लैट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू लिव इन। अब यहाँ पर आपको आंसर करना है कि आप किस तरह के घर में रहते हैं। आप बंगलो में रहते हैं तो आप बंगलो यहाँ पर आंसर करेंगे। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हाउसेज इन द प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स। और जहाँ पर प्लेन एरिया होता है यानी कि जहाँ पर हिली एरिया नहीं होता है, एकदम फ्लैट लैंड होती है, वहाँ पर घर कैसे होते हैं? उनकी रूफ फ्लैट होती है, एकदम समतल होती है। जैसे आपने अपना टेबल देखा है घर में, जो टेबल होती है एकदम फ्लैट होता है उसका सरफेस। तो प्लेन्स में भी जो घर होते हैं उनका जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो भी फ्लैट होती है। हाउसेज इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स एज दीज एरियाज गेट ए लॉट ऑफ स्नो एंड रेन।
जो हिली एरिया होता है यानी कि जो पहाड़ों वाला एरिया होता है उसमें जो घर होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग होती है, कुछ इस तरह की होती है। इस पिक्चर में आप देखो ये स्लोपिंग रूफ वाला एक घर है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? द स्लोपिंग रूफ हेल्प्स द रेन एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ टू द ग्राउंड, क्योंकि जो हिली एरिया होता है बेटा उसमें बहुत सारी स्नो और रेन, स्नो यानी कि बर्फ गिरती है और बारिश होती रहती है, तो इसलिए स्लोपिंग जो रूफ होती है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है, तो उससे बर्फ़ भी नीचे गिर जाती है और जो पानी होता है बारिश का वो भी उस छत के ऊपर ठहर नहीं पाता है। अगर छत के ऊपर बर्फ़ रहेगी या फिर पानी ही रहेगा तो उससे क्या होगा, छत टूट जाएगी। इसी पर्पज़ के लिए कि उस पर ना पानी ठहरे बारिश का और ना ही उसके ऊपर स्नो ठहरे, इसलिए उसकी रूफ कैसी होती है, स्लोपिंग होती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाई गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ आंसर करना है व्हाट काइंड ऑफ रूफ डज योर हाउस हैव। अब आपको बताना है कि आपके घर की जो छत है वो कैसी है, वो फ्लैट रूफ है या फिर स्लोपिंग रूफ है, ओके। नेक्स्ट है हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड। अब ये बात होगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज कैसे होते हैं या फिर उनकी रूफ कैसे होती है। अब हम जानेंगे कि जो बाकी के जो देश हैं उनमें घर कैसे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कैसे घर हो सकते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज टू सूट देयर नीड्स। दुनिया में लोग अपने अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं कि, और ऐसा क्यों बनाते हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से घर बनाते हैं। In Kashmir and some parts of Kerala, many people live in floating houses called houseboats. हमारे देश में कश्मीर और केरला जैसी जगहों पर उनके कुछ पार्ट्स में उनके घर कैसे होते हैं, वो फ्लोटिंग हाउसेज होते हैं, वो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, और ऐसे घरों को क्या कहते हैं, हाउस बोट्स कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लोट करते हैं, पानी पे तैरते रहते हैं, कुछ इस तरह के घर होते हैं। The Arctic region is always covered with ice and snow. People over there build houses out of blocks of ice called igloo. और जो आर्कटिक रीजन होता है, जो आर्कटिक वाला जो जगह है, वहाँ पर हमेशा ही बर्फ़ होती है, ग्लेशियर वाला पार्ट होता है, तो उस जगह पर लोग घर किससे बनाएंगे, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो वो जो स्नो के जो ब्लॉक्स होते हैं, जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, वो उन्हीं के साथ घर बनाते हैं, और ऐसे घरों को कहते हैं बेटा इग्लू, ठीक है। इस पिक्चर में ये देखो, ये क्या है, इग्लू है, और ये किससे बना है, ये सारा का सारा बर्फ से बना है, यानी कि आइस से बना हुआ है, ठीक है। इन प्लेस विद हैवी रेनफॉल हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स विच होल्ड देम हाई अबव द ग्राउंड। और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर फ्लड्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे, यानी कि बाढ़ ज़्यादा आएगी। और अगर बाढ़ ज़्यादा होगी, अगर घर ग्राउंड फ्लोर पे बना होगा तो क्या होगा, लैंड के ऊपर बना होगा तो घरों के अंदर पानी चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए घर किस पे बनाए जाते हैं, घर स्टिल्ट्स के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी कि पोल्स होते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये एक स्टिल्ट हाउस है, यहाँ पर पहले 4 पोल्स लगाए हैं और उसके ऊपर एक घर बनाया गया है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है जहाँ पर तेज़ बारिश होती है, ताकि घरों को बाढ़ बहा कर ना ले जाए या फिर घरों के अंदर पानी ना आए। तो इससे वो हेल्प करते हैं उस बाढ़ के पानी से बचने के लिए, या पानी से बचने के लिए जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक जगह पर रहते ही नहीं है, परमानेंटली नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, दे आर कोल्ड नोमैड्स। ऐसे लोगों को नोमैड्स कहते हैं, जो कि एक जगह पर नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, जाते रहते हैं। यानी कि 1 महीना किसी जगह पर रहे, 10 दिन किसी जगह पर रहे, 15 दिन किसी जगह पर रहे, तो वो मूव करते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। ऐसे लोगों को नोमैड्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ए गुड होम। अब हम पढ़ेंगे एक अच्छे घर के फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि एक अच्छे घर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, हम उनको पढ़ेंगे। कैसा होना चाहिए एक अच्छा घर, एक अच्छा घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें रोशनी अच्छे से आनी चाहिए, यानी कि उसमें लाइट अच्छे से आनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे घर में। तो अभी हम पढ़ते हैं कैसा एक अच्छा घर होता है।
द हाउस दैट वी लिव इन इज कॉल्ड आवर होम। एक मकान जिसमें हम रहते हैं उसे हम अपना घर कहते हैं, है ना। हाउस क्या होता है? जो कंक्रीट का जो एक स्ट्रक्चर बना होता है वो एक हाउस है, बट जब हम उसमें रहने लग जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक होम बन जाता है, ठीक है। ए गुड होम हैज़ प्लेंटी ऑफ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। एक अच्छे घर में बहुत सारी खिड़कियां होती हैं और वेंटिलेटर्स होते हैं। वेंटिलेटर्स क्या होते हैं? वेंटिलेटर्स वो स्पेस होते हैं जहाँ से हवा आती है और जाती है, ठीक है। दे लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। और विंडोज़ और वेंटिलेटर से क्या होता है? फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा और सनलाइट, और जो सूरज की जो रोशनी है वो अंदर आती है। एंड लेट आउट स्टेल एयर। और इसी जगह से जो स्टेल एयर होती है, स्टेल क्या होती है? जो गंदी हवा होती है, यानी कि जो कि साफ हवा नहीं है, या फिर हम जैसे वेंटिलेशन या फिर हम ब्रीदिंग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और अंदर क्या आती है? ऑक्सीजन अंदर आती रहती है। तो यानी कि वो हवा आती है जाती है, उससे रोशनी भी आती जाती है। तो इस तरह के स्पेसेस घर में होने चाहिए। सनलाइट किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर एंड हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। और जब सनलाइट आती है, जब धूप आती है हमारे घर के अंदर, उससे क्या होता है? उससे जो जर्म्स होते हैं एनवायरनमेंट में या घर के अंदर, वो मर जाते हैं और उससे हम हेल्दी रहते हैं। ए गुड होम इज नीट एंड टाइडी। एक अच्छा घर हमेशा नीट एंड टाइडी होगा, वो साफ सुथरा होगा। इन ए गुड होम थिंग्स आर केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस। अच्छे घर उसे भी कहेंगे जहाँ पर चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगी, जहाँ पर जो चीज़ उठाई है वापस वहीं पर रख दो, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ वहीं पर अवेलेबल हो। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे घरों में होता है वो अच्छा होता है, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज घर होते हैं। पेस्ट लाइक मॉस्किटोज, कॉकरोच, रेट्स एंड फ्लाइज आर केप्ट आउट। और एक गुड होम एक ऐसा भी होता है जहाँ पर मॉस्किटोज यानी कि मच्छर, कॉकरोचेज, चूहे और जो मक्खियाँ होती हैं उनको भी घर से बाहर ही रखा जाता है। क्योंकि अगर आपका घर नीट एंड क्लीन है, नीट एंड टाइडी है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी पेस्ट्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटोज हैं, कॉकरोच हैं, रेट्स हैं, फ्लाइज हैं, वो आपके घर में आएंगे ही नहीं। आपका घर और नीट एंड क्लीन रहेगा, आप हेल्दी भी रहेंगे, ठीक है। ऑल द रूम्स आर क्लीन्ड रेगुलरली। आपके घर में जितने भी रूम्स होते हैं वो सारे के सारे रेगुलरली क्लीन किए जाते होंगे। द किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट आर ऑलवेज केप्ट क्लीन एंड ड्राई। और जो आपका किचन का जो एरिया है, बाथरूम है, उनको हमेशा आप ड्राई रखेंगे, हमेशा क्लीन रखेंगे, ठीक है। प्लांट्स आर वाटर्ड एवरी डे। आपके घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें आप हर रोज़ पानी डालते होंगे। एक अच्छे घर की ये भी एक क्वालिटी होती है। गार्बेज इज थ्रोन इन द डस्टबिन। जो एक गुड होम होता है तो उसमें जो गार्बेज होता है उसको भी डस्टबिन में डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी फेंक दिया, ठीक है। अगर ऐसा ही घर में अगर कचरा यहाँ वहाँ पड़ा है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट्स नॉट ए गुड होम। दैट मीन्स you are not maintaining your house properly, you are not keeping your house clean. That means that is not a good home. Okay. Water, food and electricity are not wasted. और आप जो पानी है, खाना है और जो इलेक्ट्रिसिटी है आप उसको वेस्ट भी नहीं करते होंगे। अगर आप ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन ए गुड होम। ओके। नेक्स्ट इज वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना। जब आप एक घर में रहते हैं तो उसमें कई मेंबर होते हैं। हो सकता है कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, हो सकता है कोई बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, बट घर में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो क्या कैसे अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं? वो एक साथ भी काम करते होंगे या फिर सबकी ड्यूटीज़ जो होंगी वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, कि एक जो घर में एक बंदा है वो एक काम करेगा, दूसरा कोई और करेगा। आप जैसे छोटे बच्चे हैं आप भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते होंगे, है ना। तो वर्किंग टुगेदर क्या है? एक साथ काम करना। टू हैव ए गुड होम, मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड हेल्प ईच अदर। एक अच्छा घर होने के लिए यानी कि अपने घर को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए फैमिली मेंबर्स को? दे शुड हेल्प ईच अदर, उनको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। टू कीप आवर हाउस क्लीन वी शुड पुट आवर थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूजिंग देम। अपने घर को साफ रखने के लिए हमें उन चीज़ों को वापस उसी जगह पर रख देना चाहिए
उपयोग के बाद या फिर उनके यूज़ करने के बाद। अगर आप कोई एक चीज़ उठाते हैं एक जगह से और वापस उसको यूज़ किया और वापस उसी जगह पर नहीं रखते हैं तो इस तरह से क्या होगा, आपका घर अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, वो चीज़ें फैल जाएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जहाँ से जो चीज़ उठाई है उसका यूज़ करो और वापस उसी जगह पर रख दो। इससे क्या होगा, इससे आपका घर क्लीन रहेगा। वी शुड ऑल्सो डू स्मॉल कोर्स टू हेल्प आउट आवर एल्डर्स, और हमें छोटे छोटे काम करने चाहिए जिससे हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनकी हेल्प हो जाए। सम थिंग्स विच हेल्प अस कीप आवर होम क्लीन आर, अब कुछ चीज़ों की पिक्चर दी गई है, वो पिक्चर हैं उन चीज़ों के जो हमारी हेल्प करती हैं हमारे घर को क्लीन रखने में। जैसे कि ए ब्रूम, ब्रूम क्या होता है, झाड़ू। ए फेदर डस्टर, डस्टिंग के लिए काम आता है। ए मोप, मोपर क्या है, पोछा लगाने के लिए। ए टॉयलेट ब्रश, टॉयलेट को क्लीन करने के लिए। ए वैक्यूम क्लीनर, जैसे कि आपकी कारपेट हैं, सोफ़ाज़ हैं, या कोई भी थिक कर्टेन्स हैं, उनको सबको क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज घर बना सकते हैं। और अगर आपका घर ऑर्गेनाइज है, नीट एंड क्लीन है, उससे क्या क्या रिजल्ट निकलेगा, उससे एक तो आपका घर साफ सुथरा रहेगा, घर में हैप्पीनेस बढ़ेगी और आप सब हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और बच्चों को क्या करना चाहिए, घर को क्लीन रखने के लिए बच्चों को छोटे छोटे कामों में हेल्प करनी चाहिए। अपने जितने भी टॉयज़ हैं जिनके साथ वो खेलते हैं उनको उनके साथ खेल के उनको वापस जगह पर रखना चाहिए। अपने पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि बच्चों को भी फॉलो करने चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा।